हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने कक्षा 10 की बायोलॉजी के अध्याय जीवों में जनन से संबंधित दो हेडिंग क्लियर किया हुआ है, कायिक जनन तथा अलैंगिक जनन। हमारा आज का टॉपिक बनेगा लैंगिक जनन क्या होता है अथवा ये किन किन जीवों में पाया जाता है। पहली बात मैं बता दूं कि कक्षा 10 की बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग लैंगिक जनन में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं स्टडी करने वाले हैं जितना कि कक्षा 12 में हमको आगे चल करके स्टडी करना होगा। फिलहाल आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार हम लोग उतना ही स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग बनाया जाए, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। पहली बात आप ये जान लीजिएगा कि जब भी आपसे ये कहा जाए कि लैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए तो आप बताएंगे क्या। लैंगिक मतलब होता है जन्नांग। अगर किसी जीव में लैंगिक जनन होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें जन्नांग पाए जाते हैं। इसलिए परिभाषा लिखेंगे हम क्या कि जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत नर तथा मादा जननांगों की आवश्यकता होती है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन समस्त प्रकार के बहुकोशिकीय जंतुओं में तथा बृहद स्तरीय पौधों में पाया जाता है। बृहद स्तरीय से तात्पर्य हमारा ये है कि जिन पौधों में पुष्प होते हैं ऐसे पौधों में लैंगिक जनन प्रायः स्पष्ट जो है देखा जाता है। इसलिए हमें लैंगिक जनन को आगे बढ़ाने से पहले यानी कि जंतुओं में कैसे होता है, पौधों में कैसे होता है, इसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अपने इसी अध्याय में। लेकिन सबसे पहले हमें पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, पुष्प में क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में स्टडी करना होगा। इसलिए सबसे पहला हेडिंग बनेगा हमारा पुष्प की संरचना। तो बना लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो कि हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो डायग्राम बनाने के बाद हमें लिखना कैसे है वो सुनिएगा। पुष्प की संरचना ये हमारा हेडिंग बना हुआ है, उसमें लोग लिखेंगे क्या वो सुनिएगा। पुष्प पौधे का एक मुख्य भाग होता है। क्यों? क्योंकि पुष्प पौधे का जनन क्षेत्र होता है। इसके अंदर नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं जो कि लैंगिक जनन के लिए अत्यंत जरूरी होते हैं। इसलिए पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन हेतु पुष्प का होना अनिवार्य है। पुष्प के प्रायः 4 भाग होते हैं। कौन कौन? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर। ये 4 ऐसे भाग हैं जो कि पुष्प को बनाते हैं या पूरे पुष्प का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसलिए हमें इन 4 चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि पुष्प के निम्नलिखित 4 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? चलिए 1-1 करके सबको समझा जाए। तो सबसे पहला आप चारों को पहले लिख लेंगे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। 4 पॉइंट लिखने के बाद हम लोग पहला हेडिंग फॉर्म करते हैं जिसका टाइटल बनेगा बाह्य दलपुंज यानी कि कैलेक्स। चलिए तो हेडिंग बना लीजिए, बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं आइए समझते हैं। देखिएगा, अगर आप एक पुष्प देखें, किसी भी चीज का फ्लावर हो, उस पुष्प में नीचे की तरफ यहां देखेंगे आपको पत्ती जैसी संरचनाएं दिखेंगी। इन्हीं पत्ती जैसी संरचनाओं को, ग्रीन कलर की पत्ती जैसी संरचनाओं को बाह्य दलपुंज कहा जाता है। पुष्प किसी भी चीज का हो, किसी भी प्रकार के पौधे का हो, लेकिन अगर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए बाह्य दलपुंज का कलर क्या होगा तो हमेशा ग्रीन कलर। ठीक है, तो हमें लिखना यही है कि पुष्प में सबसे नीचे की तरफ उपस्थित पत्ती जैसे हरे रंग की संरचनाओं को हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। पुंज मतलब होता है समूह, और इन पत्ती जैसी रचनाओं को हम बाह्य दल कहते हैं। और सबके समूह को यानी सभी ग्रीन कलर की पत्तियों को
अगर देखा जाए पत्ती जैसी रचनाओं को हम बाह्यदल पुंज के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में से कैलिक्स कहते हैं। अगर आप एक पत्ती जैसे स्ट्रक्चर को कहें तो ये बाह्यदल कहलाता है, तब उसे हम सेपल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेपल। याद रखिएगा। पुंज माने क्या होता है? समूह। जितने भी ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं पत्ती जैसे संरचनाओं, सबको एक साथ हम प्लूरल नंबर में बाह्यदल पुंज कहते हैं, और एक पत्ती जैसे स्ट्रक्चर को हम बाह्यदल यानी कि सेपल कहते हैं। ये पुष्प का एक मुख्य भाग होता है जो कि पुष्प को बांधे रखने का काम करता है। याद रखिएगा। इसके निचले हिस्से को हम पुष्पासन कहते हैं, जहां पर पुष्प व्यवस्थित रहता है। यह भी कह सकते हैं कि यह भी पुष्प का एक इंपॉर्टेंट भाग होता है, पुष्पासन, जिसके ऊपर पुष्प आश्रित रहता है, बैठा होता है। पुष्पवृंत क्या होता है? पुष्पवृंत, जिसे हम लोग फ्यूनिकल लिखते हैं, यह पुष्प का एक मुख्य भाग है, जिसकी सहायता से एक पुष्प किसी शाखा से, किसी टहनी से अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें दूसरा हेडिंग बनाना है, दल पुंज यानी कि करोला। तो करोला जो है ये हमारा हेडिंग बनेगा, दल पुंज यानी कि दलों का समूह। यहां पर आप देख रहे हैं मैंने लिखा है दल पुंज। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये पुष्प की रंगीन पंखुड़ियां हैं। ठीक है। अगर आपने जनरली पुष्प देखा ही होगा, पुष्प में जो कलरफुल पत्तियां होती हैं, कलरफुल स्ट्रक्चर होते हैं, रंगीन पंखुड़ियां होती हैं, उन्हीं के समूह को हम दलपुंज कहते हैं। इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5 और भी हो सकती हैं। ठीक है। तो जितने भी ग्रीन कलर को छोड़ करके जितने भी रंगीन पंखुड़ियां होती हैं, उनके समूह को दलपुंज कहा जाता है। दलपुंज माने होता है दलों का समूह, अर्थात एक कलरफुल पंखुड़ी को हम दल कहेंगे। क्या कहेंगे? दल। और उसको अंग्रेजी में हम लोग पेटल लिखते हैं। क्या कहते हैं? पेटल। याद रखिएगा। ये पुष्प का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। अभी आगे चल करके हम लोग परागण पढ़ेंगे, पॉलिनेशन पढ़ेंगे। देखिए, जनन अगर होना है पुष्पीय पौधों में, तो ऐसे पुष्प में इन कलरफुल पंखुड़ियों का होना जरूरी होता है। इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि आगे चल करके निषेचन प्रक्रिया में, परागण प्रक्रिया में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनको आप हटा देते हैं तो याद रखिएगा, पुष्प में परागण की प्रक्रिया लगभग बाधित हो जाएगी, और जब परागण नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा और बीज भी नहीं बनेंगे। इसलिए याद रखिएगा, पुष्प में इनका होना अनिवार्य होता है। ये बताओ, रंगीन जो पंखुड़ियां होती हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो रंगीन क्यों होती हैं। ठीक है। पुष्प में जो रंगीन पंखुड़ियां जिसे हम दलपुंज कहते हैं, उनका कलर किस वजह से होता है? तो उनकी कोशिकाओं में एंथ्रोसाइनिन नामक एक कलर मटेरियल होता है। कौन चीज होता है? एंथ्रोसाइनिन। मैं लिख रहा हूं, एंथ्रोसाइनिन। ये एक पिगमेंट है, ये कलरफुल मटेरियल होता है जो ऐसे रंगीन पंखुड़ियों के कोशिकाओं में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसी की वजह से इनका कलर डिसाइड होता है। तो इनका भी एक महत्व है। अगर ये नहीं होंगी तो परागण नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, बीज नहीं बनेंगे। इसलिए इनको चाहिए यहाँ पर, ये यहाँ पर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या होगा? अगला है हमारा पुंकेसर, जिसे हम लोग लिखते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम ये तीसरा पुष्प का भाग, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। यहां से लेकर के आप यहां तक देख रहे हैं, ऐसे धागे जैसा स्ट्रक्चर आया हुआ है, नीचे जुड़ा हुआ है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। सिंगल फॉर्म में इसको पुमंग कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये यहां से लेकर के यहां तक का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी को हम लोग के लिखते क्या? पुंकेसर। बहुवचन शब्द है। ठीक है, यानी कि इनकी संख्या जब ढेर सारी होती है, 2 या 2 से अधिक होती है, तो उसे हम पुंकेसर लिखते हैं। और जब एक ही लिखा जाता है, सिंगल लिखा जाता है, तो उसको हम पुमंग कहते हैं। यहां से लेकर के यहां तक के एक सिंगल स्ट्रक्चर को। ठीक है। तो यह पुष्प का नर जननांग होता है, अर्थात लैंगिक जनन में इसकी अहम भूमिका होती है। इसका पुष्प में होना बहुत अनिवार्य है। और इनकी संख्या एक पुष्प में
सैकड़ों भी हो सकती है, 2-4 भी हो सकती है। तो बहुवचन में इसे हम पुंकेसर कहते हैं और एक वचन में इसको हम पुमंग कहते हैं, एंथर कहते हैं। इसके प्रायः 3 भाग होते हैं। एक होता है परागकोश, जिसे हम लोग इंग्लिश में पॉलन सैक कहते हैं। दूसरा होता है तंतु, जिसे इंग्लिश में लोग फिलामेंट लिखते हैं। तो इसकी अंग्रेजी है पॉलन सैक, इसको हम फिलामेंट लिखेंगे, फिलामेंट। तो पुंकेसर का सबसे ऊपरी हिस्सा चौड़ा होता है, लंबा होता है थोड़ा सा, जिसे हम परागकोश कहते हैं। और यह पुंकेसर का एक इंपॉर्टेंट भाग होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे दाने जैसी सैकड़ों या हजारों की संख्या में संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण, यानी कि पॉलन ग्रेन। ये परागकण शुक्राणु की तरह है, समझ लीजिए। जिस प्रकार से शुक्राणु की वैल्यू होती है, उसी प्रकार से परागकणों की वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो निषेचन नहीं होगा और बीज भी या फल भी नहीं बनने वाले हैं। इसलिए पुष्प में या परागकोश के अंदर परागकणों का होना जरूरी होता है। दूसरा, ये तंतुत रचना, जिसे हम लोग तंतु या फिलामेंट कहते हैं। तो परागकोश जो होता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, ये एक धागे जैसी रचना से नीचे की तरफ से जुड़ा होता है। इस धागे जैसी रचना को हम तंतु या फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इस परागकोश और इस धागे के बीच में एक पॉइंट होता है, जिसे हम लोग संयोजक कहते हैं, यानी कनेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो 3 स्पेशल पॉइंट इसके होते हैं पुंकेसर के। तीसरा हेडिंग हमारा बनेगा स्त्री केसर, इंग्लिश में से हम गायनोसियम लिखते हैं। इसका दूसरा नाम जायांग भी है, इंपॉर्टेंट। तो पुष्प में यह मादा जननांग के तौर पे जाना जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये पुष्प का। इसका होना पुष्प में बहुत अनिवार्य है। जिस प्रकार से अंडाणु होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है। तो ये पुष्प का मादा जनांग होता है, जो कि एक पुष्प में एक ही होता है। लैंगिक जनन के लिए गायनोसियम का होना, स्त्री केसर का होना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के संपूर्ण स्ट्रक्चर का होना अनिवार्य है। इसके भी प्रायः 3 भाग होते हैं। कौन कौन? आइए देखा जाए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, इतना यही है गायनोसियम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यानी कि जायांग या फिर स्त्री केसर। 3 भाग हैं। सबसे ऊपरी भाग जो कि हल्का सा फ्लैटेड होता है, चपटा होता है, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ये स्त्री केसर का सबसे ऊपरी चौड़ा सा फ्लैटेड चिपटा सा हिस्सा होता है, जो कि सबसे ऊपर देखेंगे हल्का सा चिपचिपा होता है म्यूकस के कारण से। किसके कारण से? म्यूकस, जिसे हम हिंदी में श्लेष्म लिखते हैं। चिपचिपा होने के कारण से परागकण यहीं पर आकर के चिपकते हैं। ठीक है। अब एक बात जानते रहिएगा, इसका चिपचिपा होना भी जरूरी है, नहीं तो परागकण इस भाग पर आके चिपकेंगे नहीं। जो परागकण यहाँ है, वही परागकण आकर के यहाँ पर गिरते हैं और चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग परागण कहते हैं, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टडी के माध्यम से। दूसरा हेडिंग बनेगा हमारा वर्तिका, यानी कि स्टाइल। ठीक है, सेम स्पेलिंग होगी। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पतला भाग होता है, यानी कि स्त्री केसर का ये बीच वाला भाग है। वर्तिकाग्र का जो निचला हिस्सा होता है, ये हल्का सा पतला सा हो जाता है, लंबा सा हो जाता है, जिसे हम स्टाइल कहते हैं, यानी वर्तिका कहते हैं। और ये वह रास्ता होता है जहां से ये परागकण अंदर की तरफ नीचे घुसेंगे और इस रास्ते से होते हुए इसके अंदर प्रवेश करेंगे। इंपॉर्टेंट बात। तीसरा हेडिंग हमारा होगा अंडाशय, जिसे हम लोग इंग्लिश में ओवरी लिखते हैं। ओवरी ये स्त्री केसर का सबसे निचला और चौड़ा मुख्य भाग होता है, जिसके अंदर आपको एक छोटा सा और स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसे हम लोग बीजांड कहते हैं, इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल, ओव्यूल कहते हैं। ये एक भी हो सकता है, या इसके अलावा अनेक भी हो सकते हैं, एक अंडाशय के अंदर इनकी संख्या। और ये मादा जनन तंत्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है।
या कह सकते हैं कि स्त्री केसर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। एक प्रकार से इसे आप अंडाणु कह सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब इस रास्ते से परागकण इस रास्ते से आता है तो वह इसी अंडाशय के अंदर उपस्थित इस बीजांड के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद दोनों के जो युग्मक होते हैं वो आपस में मिलते हैं और निषेचन प्रक्रिया कंप्लीट होती है। लेकिन अभी हम निषेचन नहीं समझेंगे, निषेचन कैसे होता है पुष्प में, ये चीज हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो इतना लिखने के बाद आप ये वीडियो थोड़ा सा रोक करके ये डायग्राम बना देंगे, तब जाकर के आपका एक हेडिंग क्लियर होगा। क्या होगा? पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे जिसका टाइटल बनेगा निषेचन। पुष्प में निषेचन कैसे होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने जंतुओं में निषेचन कैसे होता है ये चीज स्टडी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर निषेचन जंतुओं में निषेचन से बहुत ज्यादा अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने लैंगिक जनन पढ़ा है। लैंगिक जनन में मैंने बताया कि ये जनन का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत जननांगों का होना अनिवार्य है। लैंगिक जनन समस्त प्रकार के बहुकोशिकीय जंतुओं में और पुष्पीय पौधों में होता है। इसलिए हम लोग पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले सबसे पहले पुष्प के बारे में जानेंगे। तो पुष्प के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग पुष्पीय पौधों में निषेचन कैसे होता है इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।